SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मेंटोर भावना शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय। और आज के हमारे विषय का नाम क्या है? आज के हमारे विषय का नाम है वर्ण विचार। आज हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं, यानी कि जब हम उन ध्वनियों को लिखते हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या होता है? आवाज़। यानी कि ध्वनियाँ तो हम मुंह से निकालते हैं और जब हम उनको लिखते हैं, लिखित रूप देते हैं, तो उनको हम वर्ण कहते हैं। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अब हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे इस शब्द को पढ़िए, यह क्या लिखा है? यह लिखा है रोहन। यह एक शब्द है जो इन सभी वर्णों को जोड़कर बनाया गया है। इसी प्रकार गणेश एक शब्द है जो इन सभी ध्वनियों को जोड़कर बनाया गया है। यानी कि ध्वनियों को, वर्णों को जोड़ जोड़ कर ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी वर्णों की भी कई विशेषताएं होती हैं। देखते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। जो वर्ण है वह लिखित रूप है, ध्वनियाँ हमारा मौखिक रूप होता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है और वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या होती है? हमारे वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। यानी कि जिसमें हमारे सभी वर्ण क्रम से लगे होते हैं, लाइन से लगे होते हैं, उन्हें ही हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला के कई प्रकार हैं, जैसे स्वर हैं, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग और अतिरिक्त व्यंजन। चलिए आगे पढ़ते हैं वर्ण के भेद। प्यारे बच्चों, हमारी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ण के भेद। मुख्यतः हमारे वर्ण में दो ही भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की संख्या 11 होती है। आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। हमारे जो स्वर हैं वो अ से शुरू होते हैं और औ पर समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल 11 स्वर होते हैं। अब आप पढ़ेंगे हम स्वरों के भी भेद। अभी हमने पढ़ा था वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। प्यारे बच्चों, हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो प्यारे बच्चों, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है लघु, यानी बहुत ही छोटा। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें बहुत ही थोड़ा समय लगता है, या कहें केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है। इसमें अ, ई, उ, री, यह 4 मिलाकर कुल ह्रस्व स्वर बनते हैं। अब है हमारे दीर्घ स्वर। प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना अधिक समय लगता है। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 7 होती है, जिसमें अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
औ, यह सभी स्वर शामिल हैं। अब है हमारे पास प्लूत स्वर। किसी स्वर को अत्यधिक खींचकर उच्चारित किया जाए तो वह प्लूत स्वर बन जाता है। यानी कि हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगे, उन्हें ही हम प्लूत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें काफ़ी अधिक समय लगता है। जैसे उदाहरण है ओम, हम बोलते हैं ना ओम, तो हम इसको ओम बोल के नहीं पढ़ सकते, इसकी ध्वनि थोड़ी लंबी जाती है। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों को ही हम, ऐसे वर्णों को ही हम प्लूत स्वर कहते हैं, परंतु इनका बहुत अधिक उच्चारण नहीं किया जाता, मतलब इनका ज़्यादा प्रयोग आता ही नहीं है। अब है हमारे पास स्वरों की मात्राएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा, स्वरों को हम 2 प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। पहला उनके मूल रूप में और दूसरा मात्राओं के रूप में। आइए देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ को तो हम या तो उसके मूल रूप में प्रयोग में लाते हैं या हम उसको हमारे व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि व्यंजन हमारे अधूरे होते हैं। जैसे क में अ जोड़ा तो पूर्ण रूप से क बन गया। ऐसा ही यह आ की मात्रा का चिन्ह है, यह ई की मात्रा है, यह बड़ी ई, यह ऊ और यह ऊ। प्यारे बच्चों, हमारी छोटी मात्राएं और बड़ी मात्राओं में अंतर यह होता है कि छोटी मात्राओं को पढ़ने में हमें कम समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर में शामिल की जाती हैं। बड़ी मात्राओं को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा अधिक समय लगता है और वह दीर्घ स्वर में शामिल की जाती हैं। इसी प्रकार री की मात्रा यह होती है, ए की यह, अ की ये 2 मात्राएं, औ की 1 मात्रा और औ की 2 मात्राएं। तो यह सभी हमारी स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। अब है हमारे पास व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जाता। प्यारे बच्चों, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, उन्हें पूर्ण करने के लिए उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है और यह क से शुरू होकर ह पर समाप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी संख्या होती है 33 और क से शुरू होकर ह पर समाप्त होते हैं। अब है हमारे पास व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि हमारे व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उन्हें बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है, यानी कि यह क से शुरू होकर म पर समाप्त होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यह वे व्यंजन है जो क वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान भी दिया गया है कि इनको बोलते समय हमें किस भाग की सहायता लेनी पड़ती है। अब है हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालू, दांत और होठों को सटाने से होता है और इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, इनकी सांस की रुकावट बहुत ही कम होती है और इनकी संख्या कुल 4 है, य, र, ल और व। यह कुल मिलाकर 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में गर्मी पैदा होती है, उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह और हवा की रगड़ से क्या होती है? गर्मी पैदा होती है, उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स और ह।
ये कुल 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब है हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। आइए देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके वापस नीचे गिरती है, उन्हें ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं वे कौन कौन से हैं। ड़ और ढ, यह 2 ही हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, यानी कि हमारी जीभ हमारे मुख के ऊपरी हिस्से को छूकर वापस नीचे गिरती है। बोलकर देखिए, ड़ ढ। आपको उच्चारण करने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका एक नाम और होता है, वह है अतिरिक्त व्यंजन, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजनों को एक अन्य नाम अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रयोग कभी भी शुरू में नहीं किया जाता, इनको हमेशा बीच में ही प्रयोग में लाते हैं या फिर आखिर में प्रयोग में लाते हैं। जैसे पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़, मतलब या तो आखिर में प्रयोग है या फिर बीच में प्रयोग किया गया है। अब है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम किसी 2 व्यंजनों को जोड़ देते हैं और उससे एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से जब एक नया वर्ण बनता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। जैसे क जमा श, हमें क और श को जोड़कर अक्ष बनाया। ऐसे ही ज जमा य, ज्ञ, त जमा र, त्र और श जमा र, श्र। 1, 2, 3 और 4, कुल 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब है हमारे पास द्वित्व व्यंजन। प्यारे बच्चों, द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम एक जैसे 2 व्यंजनों को एक साथ प्रयोग में लाते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखते हैं, जैसे यह व्यंजन स्वर रहित है और यह स्वर सहित है, इनको जोड़कर एक शब्द बनाया, इससे बच्चा। ऐसे ही यह म और म, यानी आधा म और पूरा म, इनसे एक शब्द बनाया अम्मा। अब हम पढ़ेंगे आगत व्यंजन। प्यारे बच्चों, हिंदी में कुछ अन्य भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हमें आगत व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अरबी भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द या अंग्रेजी भाषा के शब्द। इस प्रकार कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो हमें आगत व्यंजनों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे क, ख, ग, ज, फ, औ, यह जो शब्द है, यह जो वर्ण है, इन्हीं वर्णों को हम आगत व्यंजनों के नाम से जानते हैं। जैसे मखमल, बाघ, सजा। यह सजा नहीं है, सजा है। इस बिंदी के कारण ही इसको हमने आगत व्यंजन में शामिल किया है। अब है हमारे पास अयोगवा। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर हैं, इसके बाद अयोगवा आते हैं। ना तो वे स्वर हैं और ना ही वह व्यंजन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे अयोगवा में कौन कौन है? अनुस्वार है, विसर्ग है और अनुनासिक है। आइए देखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जिसको आप अंकी बिंदी के नाम से जानते हैं। जैसे लंका, यह जो शब्द है, अंडा, चंदन, यानी ये जो बिंदी लगी हुई है, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। और इसका उच्चारण हमें बड़ा जोर से करना पड़ता है। इसका उच्चारण करने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। अब है हमारे पास विसर्ग। प्यारे बच्चों, जो ये विसर्ग होता है, यह हमें ह की ध्वनि देता है। जैसे कि प्रायः, अतः, स्वतः, नमः, यानी कि यह हमें हमारे शब्द को समाप्त होने के बाद ह की ध्वनि देता है। इसका प्रयोग हम ज्यादातर तत्सम शब्दों में करते हैं। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द। अब है हमारे पास अनुनासिक। अनुनासिक का दूसरा नाम क्या होता है? चंद्रबिंदु। यानी कि अनुनासिक को हम चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण इसका हो गया आँख,
तो उस आंख पर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं ना, तो यह क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। और इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों की सहायता से किया जाता है। नाक और मुंह दोनों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे गाम हो गया, आंख हो गया है। अब है हमारे पास हलंत। हलंत यानी कि जिन व्यंजनों में अ स्वर नहीं जुड़ा होता, उनके साथ हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत यह दर्शाता है कि जो आपका वर्ण है वह पूर्ण नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे लड्डू, यह ड जो है यह पूर्ण नहीं है, इस ड में अ को नहीं जोड़ा गया है, इसी कारण इसके साथ हलंत का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मिट्टी, पट्टी। अब है हमारे पास कुछ वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे क, ख, ग वर्ण जो है इनको हम कंठ से बोलते हैं, तो इनको हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ वर्ण। यह हमारे वर्ण है, इनका उच्चारण होता है कंठ से, इसलिए इनका नाम है कंठ्य। ऐसे ही कुछ ये अन्य वर्ण दिए गए हैं, इनका उच्चारण किया जाता है तालु से और इनको बोलते हैं हम तालव्य। इसी प्रकार यह सभी वर्ण हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान का मूर्धा है, इसलिए इनको हम मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यह वर्ण, इनका उच्चारण दंत से होता है, तो इनको हम दंत्य के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इन वर्णों को हम ओष्ठ से, होठों से उच्चारण करते हैं, इनको इसलिए हम ओष्ठ्य के नाम से जानते हैं। अब है हमारे पास ए और आय, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों को मिलाकर किया जाता है, इसलिए इनको हम कंठ तालव्य कहते हैं। अब है हमारे पास ओ और आओ, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से किया जाता है, इसलिए इनको हम कंठोष्ठ्य कहते हैं। अब है हमारे पास व का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर किया जाता है, इसलिए इनको दंतोष्ठ्य कहते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण नासिका यानी नाक से किया जाता है, इसलिए इनको हम नासिक्य कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद, यानी कि शब्दों को तोड़ तोड़ कर लिखना। वर्ण तो पहले ही बहुत छोटे वाला टुकड़ा होता है, यानी कि शब्दों को पृथक करके तोड़ तोड़ कर लिखने को ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मानक, मानक क्या है? यह एक शब्द है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि इसमें मौजूद सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। ऐसे ही चीता, इसमें इन सभी वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? वर्ण विच्छेद इसका यह होगा। अब हमारे पास वर्ण संयोग, यानी कि वर्णों को जोड़ना, वर्णों का मेल करना, इसी को हम वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे क में हमने अ को जोड़ा तो यह पूर्ण रूप से क बन गया, यह क्या है? यह वर्ण संयोग है। तो वर्ण संयोग दो प्रकार का होता है, व्यंजन का स्वर से संयोग और व्यंजन का व्यंजन से संयोग। पहला था व्यंजन को स्वर से जोड़ना और दूसरा है व्यंजन को व्यंजन से जोड़ना। पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन का स्वर से संयोग। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर के हम इनका ना तो उच्चारण कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन का स्वर से संयोग, यानी कि व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर र में अ को जोड़ा तो यह पूर्ण रूप से र बन गया, यानी कि जो यह र है इसके साथ हलंत लगा हुआ है, क्योंकि यह र आधा है, यानी कि यह र स्वर रहित है। जब तक हम इसमें स्वर नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इससे हलंत नहीं हटा सकते। जैसे ही हमने इसमें स्वर को जोड़ा तो इसके साथ हलंत हट गया। अब देखते हैं हम आगे व्यंजन का व्यंजन से संयोग। देखते हैं व्यंजन का व्यंजन से संयोग किस प्रकार किया जाता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तब
कुछ नियमों के आधार पर वर्ण संयोग किया जाता है। देखते हैं वे नियम कौन कौन से हैं। पहला, कुछ व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, जैसे कि इस त के साथ खड़ी पाई है। खड़ी पाई वाले व्यंजन को जब दूसरे व्यंजन से मिलाते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। यानी कि जब हम दो व्यंजनों को जोड़ते हैं जिसमें पहला व्यंजन खड़ी पाई वाला है और दूसरा व्यंजन भी खड़ी पाई वाला है, तो हम पहले व्यंजन की खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे त, यह त खड़ी पाई वाला है और यह य भी खड़ी पाई वाला है, परंतु यह पहला जो व्यंजन त है यह स्वर के बिना है, इसलिए हम इसकी खड़ी पाई यहाँ पर हटा देंगे कुछ इस प्रकार। इससे शब्द बना है नित्य। ऐसे ही थ, यह स्वर रहित है और यह स्वर सहित है, दोनों में ही खड़ी पाई है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले व्यंजन की खड़ी पाई को हटा देंगे। कुछ इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। अब है हमारे पास स्वर रहित र, रेफ कहलाता है। जब हमारा र है वो स्वर रहित होता है, स्वर के बिना होता है, उसको हम रेफ कहते हैं। जब स्वर रहित र को दूसरे वर्ण से मिलाते हैं तब र बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यह र स्वर रहित है, इसमें हमने एक व्यंजन को जोड़ा, परंतु वह व्यंजन हमारा पूर्ण व्यंजन है, वह स्वर सहित व्यंजन है, तो हम क्या करेंगे, इस र को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि उस दूसरे व्यंजन की के ऊपर हम र को लगा देंगे। ऐसे ही अब हमारे पास तीसरा है, स्वर रहित व्यंजन को जब र के साथ मिलाते हैं तब स्वर रहित व्यंजन को पूर्ण लिखकर र को नीचे की ओर लगाते हैं। यानी कि जब हमारा पहला अक्षर, पहला वर्ण स्वर के बिना है और र स्वर के साथ है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम पहले व्यंजन के साथ उस र को जोड़ देंगे। जैसे क, यह क हमारा स्वर रहित है और र स्वर सहित है, तो हम क्या करेंगे, इस र को हटाकर इसके पैरों में कुछ इस प्रकार लगा देंगे, तो यह बन जाएगा क्र। ऐसे ही इसको देखिए, यह स्वर रहित है और यह स्वर सहित है, तो हम क्या करेंगे, हम र को हटाकर प के पैरों में कुछ इस प्रकार लगा देंगे। ऐसे ही इनसे शब्द बने हैं क्रम, प्रातः, भ्रम। आइए आगे देखते हैं। जिन व्यंजनों में पाई न होकर गोलाई होती है, यानी जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती, तो उनमें हम र की मात्रा को किस प्रकार लगाएंगे, र को कैसे जोड़ेंगे, देखते हैं। जैसे ट, यह ट हमारा स्वर रहित है और र हमारा स्वर सहित है, तो हम इसमें र को किस प्रकार इसके पैरों में लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो खड़ी पाई है ही नहीं। हम इसको कुछ इस प्रकार लगाएंगे, जैसे ट जमा र, ये क्या बनेगा, ट्र, यानी कि हम इसको कुछ इस प्रकार मात्रा में प्रयोग में लाएंगे। ऐसे शब्द बना है ट्रेन, ड्रम, ड्रामा। स और त में जब आ को मिलाते हैं तब इसका रूप इस प्रकार हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार हो जाता है। जब हम स में र को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यह मात्रा के रूप में कुछ इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे ही जब हम त में र जोड़ते तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है, जिसे शब्द बना है त्रिगुण और स्रोत। जब हम श में र को जोड़ते हैं, श को र को जोड़ते हैं, तब इसका रूप कुछ इस प्रकार हो जाता है, जैसे कि श में र जोड़ा, श्र बन गया। क्या बना, श्र। श्र क्या है, श्र हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। प्यारे बच्चों, आइए एक बार दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं, यानी कि जो ध्वनि है वह हमारे मुख से निकलती है तो वह मौखिक रूप में प्रयोग में होती है, और वर्ण को हम लिखित रूप में प्रयोग में लाते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अ, ई, उ, री को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ज, फ, औ हमारी
विदेशी भाषाओं को प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्यंजन है जिनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अंग और अह को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी भी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं उसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब 2 अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मेल को हम वर्ण संयोग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण का वर्ण से संयोग, स्वर का व्यंजन से संयोग किस प्रकार किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।